नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969752386089742386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आगे के हम क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 देखेंगे सब लोग। ये क्वेश्चन कहता है कि जो हमारी 6 से 14 इयर्स की एज होती है ना, जिसमें हमें बिल्कुल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है, ये अधिकार हमें कहाँ दिया गया है? ये अधिकार हमें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों में लिखा गया है, हमारे आर्टिकल नंबर 21A में, जिसको 86 नंबर के अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था। पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में था भी नहीं। अगला प्रश्न है हमारा 252। ये कहता है कि देखो भाई, स्टेट की तो जिम्मेदारी है कि क्या मिलना चाहिए। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन देगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी 6 से 14 वर्षों के बच्चों को। बिल्कुल सही बात है, ये तो लिखा ही हुआ है हमारे संविधान में आर्टिकल 21A में। ठीक है, आर्टिकल 21A जो मैंने आपको बताया ना, ये वहां पे तो लिखा ही हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की जो प्रजातांत्रिक समाज है उसमें शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, मतलब वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो हमारा मानव अधिकार है और ये है, दोनों आपस में मेल खाते हैं या फिर एक साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, बिल्कुल आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में, वो आप कह सकते हैं कि हाँ, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही कथनों के रूप में दी हुई है। ध्यान से पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधा सीधा हमसे पूछे जाते हैं। सवाल सीधा बनता है, आपको कुछ भी इस तरीके का सवाल दे करके पूछ लिया जाएगा कि इसमें से आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं सभी लोग? अब इसका उत्तर देखेंगे सभी लोग कि इसमें जो उसका उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। दोनों ही आपस में ठीक है और यहाँ पर एक दूसरे के जो है वो सही स्पष्टीकरण भी दिया गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इनमें से क्या जो है एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन के समय में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? ये तो मान लो फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल इमरजेंसी पे तो सवाल आता ही आता है। तो देखिए भाई, हमारे संविधान में जो है वो ये बोला गया है कि आपका जो आर्टिकल 19 है ना, अनुच्छेद 19 तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 358 में लिखा हुआ है। वही जो हमारा आर्टिकल नंबर 20 और 21 है, वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। और ये वाला जो है पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, ये हमारा आर्टिकल 21 है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जो है वो हमसे नहीं छीना जा सकता है, चाहे राष्ट्रीय आपातकालीन भी लगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला है हिंदू। जो वर्ड हिंदू है आर्टिकल 25 में, उसमें इनमें से क्या क्या नहीं आता है? देखो, हिंदू में बुद्धिस्ट, जैन, सिख आते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियंस, पारसियों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। अगला प्रश्न है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत जो है वो कौन से हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर पर्सनल लिबर्टी विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो मतलब लिखा हुआ है संविधान के अनुसार, उसमें से किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मानव जो है वो छीनने का अधिकार नहीं है, उसका जो अधिकार छीनने का नहीं है। तो इसमें जो है उत्तर हो जाएगा 21। अगला यहाँ पे देखेंगे, किसमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है प्रिजनर के लिए, ठीक है, जहां पर कोई भी जो बंदी होते हैं जिनको जेल में बंद करके रखा जाता है, उनके लिए कौन सा है? आर्टिकल 22 बिल्कुल साफ साफ देता है, वो हमें अरेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए बचाता है। तो आर्टिकल 22 इसके अंदर ये अधिकार उनको देता है। सीधा सीधा इसका आंसर है। अगला, राइट्स, नागरिक अधिकारों के विरुद्ध राज्य के दावे होते हैं। अगला करेक्ट पूछ रहा है हमसे। ठीक है, राज्य अधिकार जो है वो एक तरीके से ऐसे विशेष अधिकार होते हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट होते हैं। राज्य अधिकार, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, बिल्कुल सही बात है। अधिकार जो है हमें मिलते हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। ठीक है भाई। और फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, विरुद्ध राज्य के दावे नहीं होते, नागरिकों के दावे होते हैं। अधिकारों के लिए टर्म याद रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है डीपीएसपी, इनमें से कौन सा नहीं है? देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो बिल्कुल डीपीएसपी का जो है उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना भी बिल्कुल हमारा उद्देश्य है। लेकिन किसी धार्मिक राज्य को स्थापना करना नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य को स्थापित करना तो बिल्कुल उद्देश्य है, पर धार्मिक राज्य की स्थापना करना कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य नहीं पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न है हमारा
इनमें से क्या डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है? अगेन वही वही सेम क्वेश्चन, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया, बस वही बात तो वही है सारी। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से क्या वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी स्टेट की क्या बनाने की कोशिश करता है? वो है डीपीएसपी। देखो भाई, डीपीएसपी जो है हमारे, वो सीधा कहते हैं कि कल्याणकारी स्टेट होनी चाहिए। वैसे तो देखो इसका आंसर सी भी हो सकता है, बट अगर ऑप्शन में इसके नीचे नहीं दिया हुआ तो आप डी भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर कल्याणकारी, जो एक राज्य स्थापित होना चाहिए, हमें वेलफेयर के लिए काम करना है, वो साफ साफ हमारे अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है। अगला, वेलफेयर स्टेट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? आप देखो इसमें, आप पढ़ो अच्छे से। वेलफेयर स्टेट का जो हमारा दावा है, हमें कहाँ देखने को मिलता है? ए और सी बोथ, प्रियम्बल में भी, संविधान में भी, और राज्य के दिशा निर्देशक तत्वों में भी, दोनों जगह लिखा हुआ है। अगला, डीपीएसपी को जो है किन तीन भागों में बांटा गया है? समाजवादी, उदार और गांधीवादी, तीनों में बांटा गया है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। लेकिन ये जो विभाजन है ना, ये हमारे संविधान में नहीं लिखी हुई है, ये संविधान निर्माताओं के बाद जो संविधान के विश्लेषक हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसको यहाँ पर डिवाइड करा है कि भाई इनमें से कौन सा सिद्धांत किसको प्रमोट करता है। अगला, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है भाई? डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया, और आयरलैंड ने खुद कहाँ से लिया है इसको? स्पेन से बोरो किया। आयरलैंड ने खुद स्पेन से लिया, हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 है, वहां तक पूरे के पूरे अनुच्छेदों में डीपीएसपी के बारे में लिखा है, सरकार की जिम्मेदारियां लिखी हुई है। अगला प्रश्न, डीपीएसपी का आइडिया कहाँ से लिया गया? अगला वही है सेम, आर्टिकल इसमें हो जाएगा ए, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहाँ लिखा हुआ है? कि सबको समान वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन मिलना सबका अधिकार है। ये हमारे जो डीपीएसपी है उसमें साफ साफ बिल्कुल ये लाइन जो है एकदम स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि सबको मिलना ही चाहिए। अगर कोई भी यहाँ पर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारा अनुच्छेद जो 39 है उसमें ये लाइन साफ साफ निहित है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? ये देखो भाई, आप पढ़ो, ये तो अभी बताया मैंने कि डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये मौलिक अधिकार का पार्ट तो नहीं हो सकता ना, दोनों जगह तो नहीं लिखा होगा। ऑपरेशन के अगेंस्ट सही बात है, आर्टिकल 14 है ये वाला तो। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, अभी कोई भी आप जो है धर्म पालन करो, कुछ भी आप अपना अधिकार से करो, ये भी आपके पास अधिकार है 25 के तहत। तो ये वाला जो है ना, ये आर्टिकल 39 है, और आर्टिकल 39 डीपीएसपी का पार्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या डीपीएसपी में लिखा हुआ है? तो देखो भाई, इनमें से क्या लिखा हुआ है डीपीएसपी का? अभी बताया था डी। ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये लिखा हुआ है। बाकी जो लिखा है ना क्राइम्स वाला, ये आर्टिकल 22 है। लाइफ और पर्सनल फ्रीडम आर्टिकल 21 है। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज में आर्टिकल 2930 है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए 2930 में साफ साफ फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है। अगला, इनमें से क्या ग्राम पंचायत के लिए बात करता है? ये गांधीवादी सिद्धांत है, हमारा अनुच्छेद 40 इसकी बात करता है, और इसको असल में जो एक प्रैक्टिकल शेप दी है ना इस पूरे को, अनुच्छेद 40 को, ये प्रैक्टिकल शेप दी है हमारे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, इसको प्रैक्टिकल शेप मिली है पंचायत को। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, हाँ अगला देखेंगे भाई, आर्टिकल 40 इसकी बात कर रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बात कर रहा है। 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक का सिद्धांत का बात कर रहा है, जो कि गोवा में ऑलरेडी लागू हो चुका है। 48 यहाँ पर कृषि और पशुपालन की बात करता है। तो देखो भाई, सारे सही मैच किए हुए हैं, तो आंसर तो ए हो जाएगा, बिल्कुल आमने सामने लिखे हुए सारे, इसको लर्न करना है आप लोगों को। डीपीएसपी को तो देखो पूरा पूरा रटना पड़ेगा आप सभी लोगों को। अगला, इनमें से क्या जो है ये कहता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा होती है, वो बना के रखनी है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 51 में दिया गया है। आर्टिकल 51 किसका पार्ट है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, तो वहां पे ये साफ साफ लिखा गया। अगला है हमारा, इनमें से क्या फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ? अभी बताया आर्टिकल 51 है, जो कि क्या कह रहा है कि भाई सबसे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से रिश्ते बना के रखने, तो आर्टिकल 51 में साफ साफ ये बात लिखी गई है डीपीएसपी का। अगला, इनमें से क्या ऐड नहीं किया गया था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा? तो देखो भाई, यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट तो पहले से ही एडेड था, आर्टिकल नंबर 44 में पहले से ही साफ साफ इसको लिखा गया। ठीक है, तो ये नहीं था, बाकी तीन ऐड हुए थे। ये चिल्ड्रन एंड अडल्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 39 में था। ये 39A में ऐड हुआ है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स आर्टिकल 43 में है। तो सी वाला है ना, ये पहले से ही लिखा हुआ था संविधान में, इसको ऐड करने के लिए कोई स्पेशल काम नहीं किया है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है 42वें में कौन सा ऐड नहीं हुआ है, तो वो 44वां वाला है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारा संविधान राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में इनमें से किसके लिए अधिकार देता है और किसके लिए अधिकार नहीं देता, यही पूछ रहा है। तो देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा संविधान चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, बिल्कुल चाइल्ड लेबर की बात करता है, बाल मजदूरी रोकने की बात करता है, कौन सा 24वां संशोधन, सॉरी 24वां अनुच्छेद। स्त्रियों के लिए भी बात करता है, आर्टिकल 21 भी बात करता है, और आर्टिकल 39 भी बात करता है, आर्टिकल 15 भी बात करता है, बहुत सारे हैं। जनजातियों के लिए आर्टिकल 46 भी बना हुआ है, तो वहां भी बात होता है। हाँ, दलित शब्द
बिल्कुल मेंशन्ड नहीं है। और आप ऑप्शन में भी देखो, ऑप्शन में भी हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 1 2 3, बाकी तो हमारे पास बनता भी नहीं है। ऑप्शन डी में ही सिर्फ 4 दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन देख करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वैसे तो एलिमिनेशन के थ्रू। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3। अगला प्रश्न, डीपीएसपी में क्या इनमें से इंक्लूडेड है? राज्य पर्यावरण के लिए संरक्षा के लिए काम करेगा, तो भाई पर्यावरण को सब कुछ साफ सुथरा रखना है। कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, कि राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म कुल अथवा इस पर भेदभाव नहीं करेगा, अस्पष्टता। देखो भाई यार, ये सब तो जो लिखा हुआ है ना, ये तो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो हमारे मौलिक अधिकार है। अस्पष्टता आर्टिकल नंबर 17 है ना। ये जो है ये आर्टिकल नंबर 15 है। ये वाला आर्टिकल नंबर 14 है। हाँ ये ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पर्यावरण के संरक्षण में आर्टिकल 48A में। बाकी जो ये 3 आप देख रहे हैं, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का पार्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या डीपीएससी में बाद में ऐड किया गया? फ्री लीगल एडवाइस, ये तो पहले से था 44 में, ये भी 40 में लिखा था, ये भी 48 में लिखा है। ये 39A में ऐड किया था 42nd नंबर के अमेंडमेंट एक्ट 1976। मुफ्त कानूनी सलाह होनी चाहिए, जो लोग कानूनी सलाह को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन व्यक्तियों के लिए। तो ये शब्द को जो है वो बाद में ऐड किया गया है। समझ रहे हैं सभी लोग, मुफ्त कानूनी सलाह ये बाद में ऐड हुई है, सी वाला आपको बाद में मतलब याद रखना है इस प्रकार से। अगला, इनमें से क्या डीपीएसपी का पार्ट नहीं है? तो आपने अभी पढ़ा कि समान कार्य वाला तो है, बिल्कुल ये तो है। राइट टू वर्क भी है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आर्टिकल 41 में है। मद्य निषेध बिल्कुल है, अल्कोहल प्रोहिबिशन की बात करता है, काउ स्लॉटर की बात करता है, ड्रग्स की बात करता है, लेकिन सूचना का अधिकार तो यहाँ नहीं आता है। ये तो अधिकारों में आता है। कौन सा अधिकार? 21 में आता है हमारा। 21 की जो लिस्ट है हमारी सारी, उसमें लिखा हुआ है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिया था इसमें। तो इस प्रकार से ये चीज आप लोगों को याद रखनी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से क्या डीपीएसपी है? वही पूछ रहा है फिर से, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बताया मैंने। और बाकी ये प्रेस की तो स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 19 के में लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रेस की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 25 में है। विधि के समक्ष समानता हमारे आर्टिकल 14 में है। और ये तीनों ही हमारे जो आर्टिकल्स हैं, ये तीनों आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। और समान नागरिकता संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 का हिस्सा है। ठीक है भाई, ए इसका आंसर होगा। अगला, डीपीएसपी जो है यहाँ पर ये बोला गया है, किसने ये बात बोली है कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये एक ऐसा चेक है जो यहाँ पर बैंक की सुविधा के अनुसार जो है वो लेकर के आया जाता है। सीधे सी मतलब है कि भाई जब बैंक में पैसा होगा तब जाकर के इसके रिसोर्सेज को देखा जाएगा, वरना ये एक तरीके का हमारे लिए मतलब जब बैंक के पास रिसोर्सेज होंगे तब जाके इसका कोई फायदा होगा। ऐसा जो है ये लाइन डीपीएसपी के लिए कही है केटी शाह ने। लिख लीजिए, केटी शाह ने ये लाइन कही है। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न, किस आर्टिकल में यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के तहत जो है वो ऐड की गई है। आर्टिकल 51A इसका करेक्ट आंसर होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किसके कहने पे ऐड हुई थी भाई? स्वरण सिंह कमेटी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी के कहने पर पूरी पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड जो है वो किया गया है। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, स्वरण सिंह कमेटी के कहने पर 10 पॉइंट को ऐड किया था। और जो एक है वो बाद में ऐड हुई थी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, वो हमें जो राइट टू एजुकेशन की बात करती है उसके लिए है। अगला, इनमें से कौन सी कमेटी यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ी हुई है? स्वरण सिंह कमेटी, आर्टिकल 51A। पूरा का पूरा जो हमारा मूल कर्तव्यों के बारे में वो हमने यूएसएसआर के कॉन्सेप्ट से बोरो किया है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे मेंशन है? पार्ट 4A में है, आर्टिकल नंबर 51A के हिस्से में लिखी हुई है। ठीक है भाई, स्वरण सिंह के कहने पर ऐड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ जाते हैं इनमें से कौन सी ड्यूटी है कौन सी नहीं है, ये सवाल किए जाते हैं। अगला, इनमें से कौन से संविधान में मतलब कब संशोधन किया गया? 42वां संशोधन था 1976, जो कि इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। और यहाँ पर जो है 10 बेसिक ड्यूटीज जो है उसमें ऐड की गई थी, और 11वीं जो है वो बाद में ऐड की गई थी। वो तो आप जानते हैं ना, 11वीं को बाद में ऐड किया गया था। अगला, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में आई है, ये भी बता दिया ना मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही, पार्ट 4A में लिखी गई है। अगला, फंडामेंटल ड्यूटी में इसमें से क्या नहीं है? तो पढ़ो भाई अच्छे से। अभी पढ़ा आप लोगों ने, ग्राम पंचायत तो लिखा ही नहीं है, वो ग्राम पंचायत तो आर्टिकल नंबर 40 में है, और आर्टिकल नंबर 40 तो डीपीएसपी का पार्ट है। बाकी नहीं लिखे हुए कि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करनी बिल्कुल हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है ये चीज। हमें सांस्कृतिक जो है हमारी सामाजिक संस्कृति है उसकी बचाव करके रखना है, हमारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना है, ये सब कुछ बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सी वाला है वो गलत लिखा हुआ है। अगला देखेंगे,
ये वाला कि हर एक की जिम्मेदारी है कि प्राकृतिक पर्यावरण का सुधार करें, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को बिल्कुल ध्यान से संभाल करके रखे, उसको गंदा ना करे, चीजें खराब ना करे। ये भी हमारे संविधान में लिखा गया है। कौन से में? आर्टिकल 51A में हमारी मूल कर्तव्य की फॉर्म में लिखा गया है। अगला, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है, इनमें से क्या गलत है वो पूछ रहा है। तो देखो भाई, आप खुद सोचो, फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट थोड़ी हो सकता है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार आपस में अलग अलग है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट ठीक लिखी है, थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक लिखी है, पार्ट 4A में लिखी गई है। आर्टिकल 51 में हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा है, ये सब सही है, पर फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? वही सेम प्रकार से वही क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्र संपत्ति का बचाव करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का ये हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है। लेकिन ये शब्द नहीं लिखा हुआ, ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है। डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 49 में लिखी हुई है ये बात, जबकि बाकी सारे पॉइंट्स कहाँ लिखे हुए हैं? आर्टिकल नंबर 51A में लिखे हुए। अगला, हमारे संविधान में प्रेजेंटली अभी पूछो तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए भाई, हमारे पास है 11। 10 ऐड हुए 42वां संशोधन 1976 में, और एक बाद में ऐड हुआ था, वो मैंने आपको बताया ना, वो एजुकेशन वाला। अगला प्रश्न, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो संघीय कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं भारत में, वो राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, ये तो हाँ होते ही हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये भी ठीक बात है। ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ें तो इसमें आप अच्छे से अगर पढ़ें यहाँ पर, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ नहीं लग रही? फर्स्ट तो चलो ठीक है, कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सीमा ही नहीं है? अरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सॉरी सॉरी, सी हो जाएगा, सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 291। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति के जो हमारे चुने जाते हैं निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर पूरे संसद के दोनों सदनों के लोग होते हैं, मतलब हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होता है पूरा। लोकसभा राज्यसभा के दोनों वोट करते हैं। बस राज्यसभा में इलेक्टेड वाले वोट करते हैं, नॉमिनेटेड वाले जो नामांकित होते हैं वो वोट नहीं करते हैं। और निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर मतलब बनता है पूरा, लेजिस्लेचर भी वोट करती है। तो दोनों यहाँ पे ठीक लिखा है, लोग वोट नहीं करते। अगर लोग वोट करते हैं तो वो प्रत्यक्ष इलेक्शन हो जाते, प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन हो जाते। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ए और आर दोनों ही सही लिखे हुए हैं, और दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला, ऐसी दो यूनियन टेरिटरीज जो यहाँ पर पार्ट की थी पहले, देखो अब तो 3 हो गई हैं, पर उस समय क्वेश्चन आया था तो आंसर दिल्ली और पुडुचेरी था। अगर आपके सवाल में आएगा क्वेश्चन तो जम्मू कश्मीर भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज जम्मू कश्मीर भी क्या है? यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे खुद की अपनी विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है। अगला सवाल, इनमें से क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं? तो देखिए भाई, लोकसभा के निर्वाचित 543 इंक्लूड होते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड 233 आते हैं, सारे स्टेट के, सारे राज्य की विधानसभाओं के आते हैं। और विधान परिषद से जो है यहाँ पर निर्वाचित सदस्य में विधान परिषद नहीं जुड़ती है, क्योंकि भारत में विधान परिषद हर स्टेट में है ही नहीं। केवल और केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी जगह पे विधान परिषद का मामला ही नहीं है ना। ठीक है, इसलिए अगला वही, कौन कौन शामिल है? देखो, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर पूछ लिया जाता है, कौन कौन शामिल है? दोनों मेंबर्स हैं, संसद के दोनों सदस्य हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। और उसके बाद कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाले में लिख रहा है ऑल मेंबर्स। देखो, ऑल तो नहीं होते ना, जो 12 नामांकित होते हैं उनको तो यहाँ नहीं रखा जाता। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है। गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी। 2 और 3 होते हैं। अगला वही, इलेक्शन में कौन कौन शामिल होते हैं? इलेक्टेड मेंबर लोकसभा सही लिखा है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल सही है, और विधानसभा के चुने हुए सदस्य विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होती है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे चुने जाते हैं? केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, गलत। केवल लोकसभा, गलत। राज्य की विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है, ये भी एक ठीक लिखा हुआ है, लेकिन केवल नहीं, इसमें तो राज्यसभा भी आती है ना, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा सबसे मिलकर के चूज किए जाते हैं। केवल की वजह से ये गलत है। ठीक है भाई, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे यहाँ पर 297 में, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में कौन सा गलत लिखा हुआ है वो आपको बताना है। जो राष्ट्रपति की पदाविधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की स्थिति से 5 वर्ष तक यहाँ पर रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह पद पर बना रहेगा, बिल्कुल, जब तक अगले निर्वाचित नहीं हो सकते तब तक वही बने रहेंगे।
और उसके बाद निर्वाचन मंडल के अपूर्ण आधारित पर राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित किया जा सकता है, गलत। अगर कभी भी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है, इलेक्टोरल कॉलेज है, अगर वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, तो उसके आधार पर हम लोग केस नहीं कर सकते, डिस्प्यूट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, एक एमपी और एक एमएलए को हम प्रेसिडेंट बना सकते हैं, कैन बी, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उनको छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो कोई एमपी बने हुए हैं, चाहे वो कोई एमएलए बने हुए हैं, उनको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखिए, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर आर्टिकल नंबर 61 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 53 में ये लिखा है कि भारत के लिए राष्ट्रपति होने चाहिए, उनका आर्टिकल है ये वाला। 52 से शुरू होता है, 53 में सारा उनके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13 तो हमारी स्टेट की डेफिनेशन के बारे में है। 74 जो है यहाँ पर, वो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है। तो इम्पीचमेंट, महाभियोग का जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर अलग से 61 आर्टिकल में लिखा हुआ है। अगला, प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं, महाभियोग द्वारा इम्पीचमेंट पूरा करवाया जाएगा, पार्लियामेंट में किया जाएगा, विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से पूरे बिल को पास कराया जाएगा, तब जाकर के हम प्रेसिडेंट को यहाँ पर हटा सकते हैं। समझ गए सभी लोग। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। देखेंगे भाई, इनमें से कौन सा, वही सेम आपसे दोबारा से आर्टिकल पूछ रहा है, इसके अंदर आपको आर्टिकल बताना है कौन सा है इसका। आर्टिकल नंबर 61 में सेम वही दोबारा से पूरा लिखा हुआ है, सेम ही है बिल्कुल आंसर। इसका आंसर भी अगला बी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 61 सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, इनमें से किसके पास अधिकार है कि हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं। हटाने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों हाउसेस के पास होता है, टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों के पास होता है। स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, विशेष बहुमत से पास किया जाता है। अगला, हमें हटाने के लिए ऐसा नहीं कि आए मन किया प्रेसिडेंट को हटा दिया, भाई हटाने के लिए एक नोटिस देना पड़ता है। कितने दिनों का नोटिस होना चाहिए, 2 हफ्तों का नोटिस होना चाहिए। 14 दिनों का पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्शन जो है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट चुन लिए गए, और एक किसी ना किसी वजह से जो है वैकेंसी आ गई। वैकेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट की मान लीजिए डेथ हो गई, या प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, या तबियत खराब है, या कुछ भी इस तरीके का है, तो वहां पर अगले प्रेसिडेंट कितने टाइम में उनकी ऑफिस फिलअप हो जाना चाहिए। देखिए, उसका आंसर है जो 6 महीने हैं उनके भीतर भीतर हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उस समय वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, लेकिन विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो जाना चाहिए, रिक्ति जो है वो भर जानी चाहिए यहाँ पर। अगला देखेंगे यहाँ पर, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन आएंगे, सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो महाध्यक्ष होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको यहाँ पर चुना जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर 306 का, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको ये बोला गया कि भाई जितने भी कार्यपालिका की शक्ति है वो सारी की सारी किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट आगे उसको जो है वो अपने लोगों में बांटते हैं, ये हमारे आर्टिकल नंबर 53 में लिखा गया। 51 में तो डीपीएसपी है, 52 में लिखा है कि भारत के लिए राष्ट्रपति जो है वो होने चाहिए, और 54 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी शक्तियों को आगे चल के विभाजित करते हैं, उनके द्वारा नामांकित लोगों द्वारा वो आगे विभाजित की जाती है। अगला प्रश्न, एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है, सारी कार्यकारी शक्तियां हमारे भारत में किसके पास है, प्रेसिडेंट। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये तो। अगला प्रश्न देखेंगे, सॉरी, हाँ आप आएंगे इस पे। कथन कहता है कि संघ की कार्यपालिक शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अपने आप में बिल्कुल सही है। और कह रहे हैं कि कार्यपालिक शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, नहीं नहीं, सिर्फ सरकार के व्यवसाय चलाने से संबंधित नहीं है, सारी की सारी जो है अपॉइंटमेंट करना और बाकी सारे डिसीजन लेने के लिए भी है। तो ए और आर दोनों सही तो लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपस में मेल नहीं खा रही है, बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, हाँ भाई, देखेंगे यहाँ पर, राज्य की संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है। कार्यपालिका शक्ति, ये तो गलत हो गया, कार्यपालिका शक्ति तो हमारी संसद के पास होती है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद के प्रधान कहलाए जाते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जब नियुक्ति हो तब वो किसी संसद का सदस्य हो, बिल्कुल नहीं है ऐसा, वो बाद में भी बन सकते हैं। वो किसी सदन का सदस्य 6 महीनों के अंदर अंदर किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा
2, 3 एंड 4 है, फर्स्ट गलत लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका सी, 2, 3 एंड 4। ठीक है भाई। अगला 310 देखेंगे। भारत में इंडियन रिपब्लिक, भारत के गणतंत्र के जो हेड है वो कौन होते हैं यहाँ पर? वो होते हैं प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में अगर संयुक्त अधिवेशन बैठाना है, संयुक्त बैठक बिठानी है, तो वो कौन बिठाएगा? आर्टिकल 108 के तहत जो है वो यहाँ पर बिठा सकते हैं, बुला सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन उसमें जो पूरी की पूरी उसको प्रिसाइड करते हैं वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। लेकिन सम्मन करने की, सम्मन समझते हैं, बुलाना, कॉल करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है आर्टिकल 108 के तहत। और कितनी बार अब तक ये हो चुकी है? 3 बार ये अब तक हो भी चुके हैं, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। अगला फिर प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक संसद का संगठन भाग है। बिल्कुल, ये पार्ट है, मेंबर नहीं, पार्ट है। समझ रहे हो? हमारी संसद 3 प्रकार से मिलकर बनी है, संगठन भाग है, मेंबर नहीं। वह दोनों सदनों के में चर्चा में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, ले सकते हैं। वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो किसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है। वो कुछ भी यहाँ पर संयुक्त बैठक तो भाई देखो बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक तो किसी पर्पस के लिए बुलाई जाएगी। ठीक है, संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाएगी तब वो होगी, वरना संयुक्त बैठक का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि हर वर्ष होगी होगी, अब तक इतने टाइम में सिर्फ 3 बार ही हुई है। अगला, अगर कभी भी दोनों हाउसेज से बिल पास हो जाता है, कोई भी विधेयक संसद ने पारित कर दिया, तो कौन उसको यहाँ पर अनुमति रखता है कि उसको अनुमति रोकने की और सारी चीजों को करने की? विद होल्ड द परमिशन ऑन दैट बिल, यहाँ पर प्रेसिडेंट कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है बिल को रोकने का। अगला, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेज दिया था, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की कौन से अंतर्गत उनको सहमति देकर के बात करी थी? वो है आपका आर्टिकल 123, जो अध्यादेश से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको समझा दिया, अध्यादेश ऑर्डिनेंस से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, आर्टिकल 123 में ये बात लिखी गई है। अगला, प्रेसिडेंट के पास वही सेम क्वेश्चन, आर्टिकल 123, इसका आंसर हो जाएगा बी। पढ़ लीजिए सब लोग यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं जल्दी करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग जल्दी से जल्दी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर सके। अगला, इनमें से कौन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? देखिए भाई, अगर मैं प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की बात करूं तो इसमें से सबसे पहले जो फाइनेंस कमीशन के, वित्त आयोग के चेयरमैन होते हैं, आर्टिकल 280 के तहत उनको अपॉइंट किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ये नहीं करते हैं, योजना आयोग को बिल्कुल जो है प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं। बाकी मुख्यमंत्रियों को चीफ मिनिस्टर, लेकिन यूनियन टेरिटरी के, स्टेट के नहीं। अगर स्टेट होता तो गवर्नर करे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 में आएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो बिल्कुल सारे ही किए जाते हैं, आप पढ़िए। महान्यायवादी 76 के अंडर किए जाते हैं, नियंत्रक और महालेखा जो है आर्टिकल 148 के तहत, राज्य के राज्यपाल 153 के तहत। तो सभी को प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करते हैं? तो देखो भाई, वाइस प्रेसिडेंट को तो करते ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को जो है अपॉइंट किया जाता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये तीनों को करते हैं, ये तीनों तो साफ लिखा हुआ है। इसका आंसर जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, वाइस प्रेसिडेंट आंसर हो सकता है। अगर ऐसा सवाल आता है तो वाइस प्रेसिडेंट आप आंसर रख सकते हो। अगला, गवर्नर जो है यहाँ पर राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन हेतु उस पर उपबंध लगाना। राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के लिए अगर उसमें पर कोई रोक लगानी है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत? देखिए भाई, इसका आंसर जो है ना वो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 165 जो है वो एडवोकेट जनरल की बात करता है, तो इनमें से कोई भी आंसर इसका नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर में ये ऐसा क्वेश्चन आया था। अगला, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 143। राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से विचार परामर्श कर सकता है, उसकी शक्ति प्रदान करता है, 143 आर्टिकल में साफ साफ ये बात लिखी गई है। अगला है हमारा क्वेश्चन, देखेंगे। हाँ, इनमें से क्या प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में करेक्ट नहीं है? ठीक है, देखो भाई, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 143 में लिखा है कि हाँ बिल्कुल विचार विमर्श कर सकते हैं, पर विचार विमर्श को स्वीकार करना है ऐसा नहीं होता है कि स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपातकालीन शक्तियां हैं, बिल्कुल आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखा है 360 में, सॉरी 356 में होता है बिल्कुल। और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की मर्जी है कि जो वहां पर विचार परामर्श दिया गया उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे, वो मर्जी होती है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है कि स्वीकार करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
पार्डनिंग पावर जो है वो किसके अंदर आएगी? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये न्यायिक शक्ति में आएगी, क्षमा करने का अधिकार, जो कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला, इनमें से क्या यहाँ पर राष्ट्रपति को प्राप्त होता है? यहाँ पर कौन कौन सी पावर होती है राष्ट्रपति को? यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, आप लोग पढ़े, राष्ट्रपति यहाँ पर औपचारिक और विधिक तरीके से है, ठीक है, क्योंकि रियल तो कौन है? रियल प्राइम मिनिस्टर। तो जहां रियल आ रहा है वो तो गलत कर दीजिए आप, ठीक है, रियल तो है वो तो हो नहीं सकते। उसके बाद फॉर्मल है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो वन जहां जहां आ रहा है उसको तो पहले गलत कर दो। टू कॉमन आ रहा है तो उसका मतलब टू तो ठीक है, आप 3 और 4 पढ़िए। पॉलिटिकल और नॉमिनल, पॉलिटिकल तो ठीक लिखा हुआ है पर नॉमिनल नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल होते हैं, संवैधानिक और नाम मात्र होते हैं। राजनीतिक अधिकार तो सारा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, ठीक है, इन्हें ही हम कहते हैं डी ज्यूरी हेड, और प्रेसिडेंट को कहते हैं डी ज्यूरी, और प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं डी फैक्टो। अगला, इनमें से क्या प्रेसिडेंट के संवैधानिक विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं है? तो देखिए भाई, यहाँ पर पहली चीज, साधारण बाल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, बिल्कुल सही बात है, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय बिल को यहाँ पे नहीं लौटा सकते। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक को वापस लौटाना अलाउ नहीं है, ठीक है, संवैधानिक विशेषाधिकार में नहीं लिखा गया। अगला, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति हमारे संसद का हिस्सा है, मेंबर नहीं है पर हाँ हिस्सा तो जरूर है। आगे, संसद के दोनों सदनों ने अगर कोई बिल को पास कर दिया है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो विधेयक नहीं बन सकता है। दोनों ही सही लिखे हुए हैं, ए और आर अपने आप में ट्रू है, और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी साफ साफ सही लिखी गई है। अगला, प्रेसिडेंट हमारी जितने भी रक्षा बल है उनके डिफेंस कमांडर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल अपने आप में सही कह रहा है। उसके बाद कह रहे हैं प्रधानमंत्री सेनापति की हैसियत से, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ऐसा तो कुछ भी कहीं नहीं दिया गया है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए तो अपने आप में सही कथन है पर आर तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ हमारे संविधान में लिखा ही नहीं, ना आप लोगों ने कभी पढ़ा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला, हमारे भारत के 4th प्रेसिडेंट कौन थे? देखो भाई, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट की लिस्ट से भी कई बार जो है हमारे सवाल बन सकते हैं कि प्रेसिडेंट की लिस्ट बताइए, है ना। अब सवाल आ सकता है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से यहाँ पर प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, ये सब पूछ सकते हैं। देखो भाई, हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के हमारे जो पहले प्रेसिडेंट है वो कौन है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है पहले राजेंद्र प्रसाद रहे, ठीक है भाई, पहले भारत के जो प्रेसिडेंट है वो राजेंद्र प्रसाद रहे, बिहार से बिलोंग करते थे राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक हमारे प्रेसिडेंट रहे? राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर ऑप्शन में वैसे नहीं दिया हुआ, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, 1950 से लेकर के 1962 तक वो हमारे प्रेसिडेंट रहे। उनके बाद आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से लेकर के 67 तक, 5 साल अपना कंप्लीट करके जाते हैं। फिर आते हैं तीसरे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है बहुत कम समय में, 2 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं वो। और फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड आते हैं जाकिर हुसैन, ठीक है, ये थर्ड है। एस राधाकृष्णन सेकंड आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन आएंगे? इनकी जाकिर हुसैन की डेथ के बाद वीवी गिरी आएंगे, ठीक है, वीवी गिरी, ये एक्टिंग भी थे, उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे, एक्टिंग भी थे और एक्चुअली में भी बनते, ठीक है। तो यहाँ पर जाकिर हुसैन का टाइम पीरियड 1967 से 69 तक होता है, उसके बाद फिर 1969 से लेकर के पूरा 74 तक, 5 सालों तक यही रहते, ठीक है भाई। तो हमारे चौथे हो जाएंगे यहाँ पर वीवी गिरी। आगे बढ़ते हैं अगले, ऐसे प्रेसिडेंट जिनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया वो है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, उनको सर्वसम्मति के तहत चुन लिया गया था। अगले सवाल, अगला सवाल देखते हैं, वो भी ऐसा ही कह रहा है कि राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अब तक के एकमात्र, मतलब कोई ऑपोजिशन में है ही नहीं, वो है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। अगला, इनमें से किस प्रेसिडेंट को फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर रूलर, दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासन के रूप में भी जाना जाता है, वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके नाम बर्थडे पर हम 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और सेकंड राष्ट्रपति। अगला, यहाँ पर इनमें से कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए थे? वो है वी वी गिरी, वेंकटया रमन गिरी, वी वी गिरी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ऐसे कौन से सीजीआई हैं जो यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बने हैं? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब यहाँ पर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी 1969 में, तो उस समय जो है अचानक से यहाँ पर किंग को बुलाना पड़ गया था 1969 में, यहाँ पर जाकिर हुसैन की डेथ हुई 69 में, तो यहाँ पर वी वी गिरी जो है उनको यहाँ पर
बुलाना पड़ गया क्योंकि वो उस समय के उपराष्ट्रपति थे। और इनके बाद यहाँ पर ये अब चले गए आगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए, तो अगेन दोबारा पोस्ट खाली हो गई। तो यहाँ पर उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के सीजे थे एम हिदायतुल्लाह, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। तो एम हिदायतुल्लाह इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से किसके पास अधिकार है कि अनुसूचित भौगोलिक किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित किया जा सकता है? बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट के पास अधिकार है किसी भी एरिया को अनुसूचित की कैटेगरी में घोषित करने का। हमारा जो शेड्यूल नंबर 5 है और शेड्यूल नंबर 6 है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ठीक है, ये बात किसके लिए लागू होती है? बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट के लिए लागू होती है कि वो प्रतिनिधित्व तो वही है लेकिन नेतृत्व तो कौन करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर नेतृत्व करते हैं, इनके पास नेतृत्व करने का अधिकार नहीं होता। ठीक है भाई, ये लिख लीजिए यहां तक आप सभी लोग। अगले यहाँ पर, ऐसे कौन से हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं? कौन है ऐसे जो बिहार के पहले राज्यपाल रहे थे फिर हमारे चल के आगे बन गए? वो है जाकिर हुसैन। लिख लीजिए, जाकिर हुसैन। अगला, राष्ट्रपति भवन जो है हमारे भारत का, वो किसने यहाँ पर डिजाइन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली का डिजाइन भी पूरा इन्होंने ही तैयार किया है और साथ में एडवर्ड लुटियंस के साथ थे हर्बर्ट बेकर। इन दोनों व्यक्तियों ने मिल करके ये पूरा राष्ट्रपति भवन डिजाइन किया है। ठीक है, दिल्ली का डेजिग्नेशन भी इन्होंने ही पूरा किया है। और ली कार्बाइजर जो है उन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन यहाँ पर पूरा तैयार किया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है? ये देखो बहुत ही सिंपल है। वाइस प्रेसिडेंट को सब लोग मिल करके चुनते हैं, पूरे के पूरे मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के। लोकसभा के 543, राज्यसभा के 245, मिल करके 788 लोग पूरी तरीके से मिल करके इनको चुनते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिल करके चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग अब। यहाँ पे भाई पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति बनने हैं उनके पास, व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए हाउस ऑफ पीपल के लिए। जो जनता के सदन होते हैं हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा नहीं। जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है उनको राज्यसभा के लिए जो है यहाँ पर पावर होनी चाहिए, तो ये गलत लिखा हुआ है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? हाँ, ये तो ठीक लिखा, ये तो है, मतलब ये भी यहाँ पर जो है अपने आप में गलत लिखा हुआ है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। दोनों का कितना होता है? 5 साल होता है। एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? नहीं, इम्पीचमेंट इनके लिए नहीं होता है। 4 गलत है, 1 गलत है, 1 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन आप देख सकते हैं, एलिमिनेट करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन जो है हमारे मतलब वाइस प्रेसिडेंट किस कौन कौन से लोग मिलकर चूज करते हैं? मैंने आपको बताया था, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो है वो मिलकर के चूज करते हैं। इनमें जो स्टेट है हमारी विधानसभा विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है। अगला प्रश्न, वाइस प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की पावर भी किसके हाथ में होती है? कौन से प्रपोजल के थ्रू? राज्य परिषद के प्रपोजल के थ्रू, प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य परिषद मतलब कि यहाँ पर राज्यसभा की बात कर रहा है। लोकसभा का कोई मतलब नहीं है, कैबिनेट का नहीं है, मंत्रिपरिषद का नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो मोशन होता है वो कहाँ पे जाता है? राज्यसभा में। देखो भाई, पहले राज्यसभा में जाएगा, प्रभावी बहुमत द्वारा राज्यसभा में पास किया जाएगा, फिर उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा। पहले प्रस्तुत करेंगे राज्यसभा में, फिर लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में सामान्य बहुमत द्वारा हटाया जाता है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास भिजवाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन जो है वो किसको हेड करते हैं जो उसके खुद के सदस्य नहीं होते हैं? तो आप देखिए, लोकसभा को हेड करने वाले स्पीकर होते हैं जो लोकसभा के खुद के जज में से 545 में से ही चुने होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में भी ऐसे होता है। मंत्रिपरिषद में प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, जबकि राज्यसभा के हेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जबकि वाइस प्रेसिडेंट
राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, उन 245 में से नहीं होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो भी होंगे वो अपने आप राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। इसमें से गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जो है वो शासकीय कार्यों में विधिक कार्यवाही से उनको उन्मुक्ति मिलती है। और अगला कह रहा है कि कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सही लिखे हुए दोनों स्टेटमेंट। एक राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्य के लिए उनको सिविल कार्रवाई लेने के लिए अगर उनके खिलाफ आपको सिविल प्रोसीडिंग्स करनी है तो आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। सही लिखा हुआ है। अगला कह रहा है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ऐसा गलत है। कोर्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता है इसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे कोर्ट का कोई भी सेंस नहीं बनता है। अगला 78 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है? प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है भाई। स्पीकर ऑफ लोकसभा आर्टिकल 83 है। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 83 आता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का भी 83 है। सीएजी का 148 है। और प्रधानमंत्री का आर्टिकल 74, 75 और साथ ही साथ ये भी हमारा जो 78 है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अगला देखेंगे, कैबिनेट में क्या क्या चीजें आती हैं। कैबिनेट के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? देखिए भाई, कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स ही केवल होते हैं। और बाकी जो ये लिखे हुए हैं ये सब यहाँ पर किसमें शामिल होते हैं? ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद में होते हैं। लिख लीजिए ये भी।